आपने अब तक देश में अलग अलग तरीके के ढेरों घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन बात करते हैं बिहार की, जहां पर कोरोना की मौत के मामले में एक अजीब तरीके का घोटाला सामने आया है। 4000 मौत का आंकड़ा बढ़ा है एक साथ अचानक। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एक दिन में कोरोना के 3917 लोगों की मौत का सनसनीखेज डेटा सामने आया है। बिहार सरकार का कोरोना बुलेटिन इसकी तस्दीक कर रहा है। बिहार में कोरोना से एक दिन में इतने लोगों की मौत हो गई जितनी पूरे देश में नहीं हुई। अब सवाल यह है कि बिहार में मौत का आंकड़ा अचानक 70% से भी ज्यादा कैसे बढ़ गया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि 7 जून तक बिहार में कोरोना से कुल मौत का नंबर 5450 था, जो अब 9375 तक पहुंच गया है, यानी एक दिन में 3917 मौत। बिहार भर में कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों को देने में क्या खुद फंस गई बिहार सरकार? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा 7 जून को बिहार में 5485 था, वो मौत का आंकड़ा 8 जून को 9375 हो गया। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 12 मई को बिहार के बक्सर जिला में कुछ शव गंगा में तैरते दिखे थे। उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार को कहा कि आप जो मौतें हुई हैं बक्सर में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। 17 मई को जो जानकारी सरकार की ओर से दिया गया, उसमें डिफरेंस था। स्वास्थ्य विभाग की दलील है कि मौत के कई आंकड़े जो दर्ज नहीं हुए थे, उन्हें अब सरकारी रजिस्टर में चढ़ाया गया है। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए, तब वो सबके सामने लाया गया। आंकड़ों में गड़बड़ी का लाम बजा तो विपक्ष ने सवाल उठाए, बिहार सरकार से जवाब मांगा। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई, जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं, उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। लिखा, नीतीश जी, इतना झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। दरअसल मई महीने में ही मौत के आंकड़ों में बाजीगरी को हाईकोर्ट ने भांप लिया था। तथ्यों को ठीक करने के लिए कमेटी बनाई गई। जांच के बाद पटना में सबसे ज्यादा 1070 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गई। इसके बाद बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक इलाके नालंदा में 222 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गई। अब सरकार ये कह रही है कि जो शुरू में हम लोगों ने आंकड़ा दिया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेसिस पर दिया था, रिपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जो आंकड़ा बढ़ा, जब हमने 2 टीम बनाई तो पता चला कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डेथ्स हुए हैं, ट्रांजिट यानी रास्ते में जो लोगों की मौत हुई हॉस्पिटल आते समय, पोस्ट कोविड जो डेथ्स हुए, उन सबको मिलाकर ये नया आंकड़ा है। कोरोना से मौत का सच बिहार में तो सामने आ गया, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। क्या मौत के आंकड़े जो अब दिए जा रहे हैं वो सही हैं या अभी और सुधार होना है? क्या नाकामी छिपाने के लिए मौत के आंकड़े जानबूझकर गलत दिए गए? टीम न्यूज़ नेशन। आपदा में अफसर का ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 महीने के भीतर 100 से ज्यादा नए अस्पताल खुल गए। चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से कई अस्पताल में कोई सुविधा तक नहीं है, और तो और नियमों को ताक पर रखकर अस्पतालों को खड़ा कर दिया गया है। भोपाल के डॉक्टर्स का अजब खेल। नियमों को ताक पर रखकर अस्पतालों का जाल। कोरोना संकट में कैसे मोटा मुनाफा कमाना है, कैसे तिल-तिल कर मर रही जनता से मोटी कमाई करनी है, ये भोपाल के चंद डॉक्टर्स के खेल से उजागर हो गया है। खुलासा हुआ है, भोपाल में पिछले 17 महीने में 102 नए अस्पताल खुल गए। इनमें से 29 अस्पताल तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खुले हैं। कोविड की सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उस दौरान लोग जाकर अपनी सैंपलिंग करा रहे थे, टेस्टिंग करा रहे थे, जिससे उन्हें ये पता चल रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं, और अगर पॉजिटिव हैं तो वो कौन से अस्पताल में जाएं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे। इनमें से ज्यादातर अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं थी। मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों के रिकॉर्ड में सामने आया है कि कई डॉक्टर्स ने रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पर अस्पतालों की लाइन लगा दी।
60 साल के डॉक्टर हरिओम वर्मा ने करीब 10 नए अस्पताल खोल दिए, तो 51 साल के डॉक्टर गौतम चंद गोस्वामी भोपाल के 5, सीहोर के 1 निजी अस्पताल में परमानेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर के नाम से कार्यरत निकल कर आए। ऐसी क्या वजह रही थी कि डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन जो कराए थे, रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन, वो एक अस्पताल के नहीं करीब 10-10 अस्पतालों के करा लिए और जो जिम्मेदार हैं उन्हें इसकी भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही मामला हाईलाइटेड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है उसको लेकर संज्ञान भी लिया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में आखिर आपदा के समय जिन्होंने अफसर कमाया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अस्पतालों के इस अजब खेल के खुलासे के बाद न्यूज नेशन की टीम डॉक्टर हरिओम वर्मा के दीपश्री अस्पताल पहुंची, जो अस्पताल कम घर ज्यादा लग रहा था। आपदा में अफसर बनाकर कमाई का जरिया करने वाले से तमाम लोग सामने हैं। खासतौर पर अगर हम डॉक्टर वर्मा की बात करें तो उनके नाम से करीब 10 रजिस्ट्रेशन है। डॉक्टर वर्मा जी है क्या? सो अभी तो पेशेंट देखने गए हुए हैं, अभी तो है नहीं यहाँ पे। इनके नाम से और कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं? सर ये तो हमको आइडिया नहीं है। आप यहाँ पर काम करते हैं? जी मैं नर्सिंग स्टाफ। ये वेंटिलेटर है, ECG है, तमाम चीज़ें पूरा हॉस्पिटल में है सामान? हाँ सारी चीज़ें दिखा देंगे? कोई भी सर नहीं, अगर सर आ जाते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो अगर चेक करें थोड़ा सा जाने देंगे क्या अंदर? सर सॉरी प्लीज़। अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर खोले गए। हालांकि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दावा है कि सभी अस्पताल नियमों के मुताबिक खुले हैं। नहीं, यदि किसी की शिकायत होगी तो उसकी जांच की जाएगी। मापदंडों पर खरे उतरे हैं इसीलिए उनको अनुमति दी गई, परंतु यदि अनुमति का वायलेशन उन्होंने किया है और ऐसी यदि शिकायतें आएंगी तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब प्रशासन मामले की जांच का दावा कर रहा है और जांच के बाद ही साफ होगा कि इन अस्पतालों को खोलकर कितनी मोटी कमाई की गई। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर इन दिनों ब्लैक फंगस की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर कोरोना के खतरे को देखने की कोशिश करें तो सिर्फ ब्लैक फंगस वो बीमारी नहीं है जिसका कहर बाद में नजर आ रहा है, और भी ढेरों बीमारी हैं। गुजरात से, अहमदाबाद से हमारे सहयोगी पूरब पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना दे रहा है टेंशन। कोरोना के कारण सामने आ रही हैं अलग अलग बीमारियां, लिवर खराब, किडनी खराब, हार्ट अटैक, ब्लैक फंगस। कोरोना से रिकवर हुए मरीज हेल्थ की बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों के अलावा कोरोना के चलते मेंटल हेल्थ की समस्या भी सामने आ रही है। कोरोना की वजह से बढ़ी मानसिक रोगियों की तादाद, एंजाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये वो मानसिक बीमारियां हैं जो कोरोना के पोस्ट इफेक्ट के रूप में सामने आ रही हैं। गुजरात में ऐसे मामले बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद पोस्ट कोविड बीमारियों का खतरा भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब जो बीमारियों का दौर है वो मानसिक बीमारियों का दौर है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, सिविल अस्पताल, उसमें पिछले 2 महीनों में 2000 से भी ज़्यादा मामले आए मानसिक रोगियों के। अहमदाबाद से सामने आ रहे आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हर दिन 50 से ज्यादा मरीज काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। लगभग 40% मरीज नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन के मरीजों की संख्या 31% है। एंग्जाइटी से जूझ रहे लोगों की संख्या 42% है। मेंटल हेल्थ की समस्या सिर्फ बड़ों को ही परेशान नहीं कर रही है, बच्चे भी कोरोना के पोस्ट इफेक्ट के तहत मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन लोगों में बहुत ही प्रेवलेंट हो रहा है और छोटा मोटा डिप्रेशन है, जो उदासीनता है, वो लोग घर पे ट्राई कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल अपने डिप्रेशन को, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस की वजह से है, चाहे वो अपने बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव गुमाने की वजह से है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये डिप्रेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कोविड-19 की वजह से हमारे फेफड़ों में सूजन आती है। धीरे धीरे ये शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालती है, बढ़ने लगती है। जिन रोगियों में ये सूजन दिमाग तक पहुंच जाती है, उनके ब्रेन पर असर होता है और मानसिक रोग की समस्या सामने आती है। पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। दावा किया जा रहा है कि थर्ड वेव यानी तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी, लिहाजा पूरे देश में बाल रोग विशेषज्ञों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। अस्पतालों में खास वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद जिला प्रशासन ने घर घर जाकर बच्चों का डेटा जमा करने की अनोखी पहल की।
कोरोना की पहली और दूसरी वेव को मात देने के बाद देश घातक वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारियों में जुटा है। वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। तीसरी वेव को लेकर एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इससे बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। लिहाजा पूरे देश के अस्पतालों में थर्ड वेव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। पीकू वार्ड बनाए जा रहे हैं। थर्ड वेव की आमद से पहले अहमदाबाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। जिले के 7 तहसील में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर 5 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों का मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। बच्चों का टेम्परेचर लिया जा रहा है। हाइट, वजन और ब्लड प्रेशर समेत सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त अहमदाबाद जिले के मोरैया गांव में है, जहां पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो घर घर जा रही है और बच्चों का डेटा इकट्ठा कर रही है। खास तौर पर उन बच्चों का जो कमज़ोर है और उन्हें कुछ और भी अलग से बीमारी है। आप देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की और आंगनवाड़ी की टीम मौजूद है, साथ में मेडिकल टीम मौजूद है, मेडिकल सुपरवाइज़र भी मौजूद है और बच्चों का जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अहमदाबाद जिला प्रशासन का मकसद जिले में मौजूद बच्चों का पूरा डेटा रखना है। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस जानकारी का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण के अगले दौर में कर नुकसान को कम किया जा सकता है। जो बच्चे हैं उनका जो डेटा है वो इकट्ठा हो रहा है। बच्चे की हाइट से लेकर वेट, उनका टेम्परेचर, उनका ब्लड प्रेशर, सब कुछ इसी तरह से जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह से देखिए ये बच्चे की हाइट बताई जा रही है कि उसकी कितनी हाइट है, उसका डेटा रखा जाएगा। और पूरे अहमदाबाद ज़िले में ये जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। जो 0 से 5 इयर्स के बच्चे हैं उनको ये थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए कि मतलब थर्ड वेव अगर आए और उसमें कुछ बच्चों को तकलीफ हो, उनसे पहले उनका एक बार चेकअप हो जाए। तो उनके चेकअप के लिए आशा और आंगनवाड़ी की एक टीम बनाई है। जो पूरी टीम 7 दिन में 7 जून से शुरू करके 13 जून तक 7 दिन में पूरे अहमदाबाद जिले के मेरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र सनाथल है, तो उसमें सभी बच्चों का जांच होगी। तो जांच करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम वाले बच्चे दिखाई देंगे उनको हमारी आरबीएस के डॉक्टर की जो टीम है वो चेकअप करेगी। 7 दिन में टोटल प्राथमिक आरोग्य केंद्र सनाथल में 3,800 बच्चे को चेकअप किया जाएगा। साणंद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए अब दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। खासतौर पर वो मरीज जो या तो कई तरीके की बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उनके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, समझाते हैं आपको। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए रामबाण दवा। पहले फोर्टिस, फिर अपोलो और उसके बाद मैक्स अस्पताल ने कॉकटेल दवा पर जोर देना शुरू कर दिया है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल ने भी इस दवा के जरिए 2 मरीजों को बड़ी राहत मिलने का दावा किया है। सबसे अच्छी बात है कि इसके इस्तेमाल से महज 24 घंटों में मरीजों को ठीक करने का दावा किया गया है। कॉकटेल एंटीबॉडी के 2 फायदे हैं। पहला, इसके इस्तेमाल के बाद अस्पताल में भर्ती होने और ऑक्सीजन की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और दूसरा, इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस एंटीबॉडी के बाद किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को स्टेरॉयड नहीं लेने पड़ते, लिहाजा ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की गुंजाइश भी बेहद कम हो जाती है। हालांकि इसकी कीमत अभी भी आम आदमी के बूते से बाहर है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्लाज्मा थेरेपी से अलग और बेहतर है। इसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डे केयर के जरिए ही इलाज हो सकता है। कॉकटेल एंटीबॉडी के 2 फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है और इलाज में स्टेरॉइड भी देने नहीं पड़ते। इस थेरेपी के जरिए पोस्ट कोविड बीमारी जैसी म्यूकरमाइकोसिस से भी काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कीमत करीब 70,000 रुपए प्रति मरीज है। हालांकि अभी इस कॉकटेल एंटीबॉडी का इस्तेमाल बहुत कम मरीजों पर हुआ है। ऐसे में इसके साइड इफेक्ट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 10 दिन तक दी जा सकती है और 7 दिन के बीच में दी जाए तो और भी अच्छा है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सही वक्त सही इलाज। देखो, हॉस्पिटल का क्राइटेरिया ऑक्सीजन 94 के नीचे, तो 94 के नीचे जाने तक काफ़ी नुकसान हो जाता है, तब इस दवाई का कोई रोल नहीं। हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इस दवाई का इस्तेमाल करें ताकि हमें
लो ऑक्सीजन से दाखिला ना करना पड़े। बाकी दवाइयाँ जो कोविड को लेके हैं, स्टेरॉयड है, ब्लड थिनर है, वो सब दवाइयों को उस फेज़ में जाने से पहले ही रोक। इस थेरेपी का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जा रहा है जिसमें डॉक्टरों को लगता है कि या तो वायरस का लोड बहुत ज्यादा है या फिर मरीज शुगर और बीपी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। अभी हाल ही में हमारे देश में एंटीबॉडी कॉकटेल उपलब्ध हो गया है जो कोरोना की बीमारी में अगर शुरू में दे दिया जाए तो बहुत तेज़ी से मरीज़ की हालत में सुधार होता है। अभी जो इनिशियल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बहुत उत्साहवर्धक हैं। डॉक्टरों ने इस बात की आशंका जताई है कि जिस तरीके से अल्फा के बाद डेल्टा स्ट्रेन आया है, ऐसे में अगर वायरस में ज्यादा म्यूटेशन हुआ तो वही कॉकटेल एंटीबॉडी भी बेअसर साबित न हो जाए। कोरोना में ज़्यादा म्यूटेशन हुए तो हो सकता है जैसे पहले प्लाज्मा थेरेपी पहली वेव में असरदार लेकिन दूसरे में बेअसर हो गई। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि म्यूटेशन के बाद कॉकटेल थेरेपी भी तीसरी वेव के सामने बहुत ज़्यादा असरदार ना रह पाए। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर जो कोलकाता से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में कल हुए एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता में कल हुए एनकाउंटर में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में कल 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था। अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। मारे गए अपराधियों के कमरे में मेड इन पाकिस्तान की पिस्टल मिली है। मारे गए अपराधियों के कमरे में पाकिस्तान का सिम कार्ड भी मिला है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मारे गए अपराधियों के कमरे में पैकेट मिला है जिस पर पाकिस्तान का पता भी लिखा हुआ है। अब बात मुंबई की, जहां बारिश के दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। भांडुप इलाके में मैनहोल में एक महिला गिर गई बारिश के दरमियान, लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। पानी निकासी के लिए मैनहोल को खोला गया था। यहां पर खतरे का कोई निशान तक नहीं लगवाया गया था, जो बीएमसी की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। हालांकि मैनहोल की गहराई कम होने से महिला की जान यहां पर बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। मुंबई में लगातार कई दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये मानसून की पहली बारिश के बाद का साइड इफेक्ट है। दिल्ली वालों को जल्द ही देश का पहला स्मॉग टावर मिलने वाला है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर केजरीवाल सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये टावर लगवा रही है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को अब साफ हवा नसीब हो सकेगी। दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आनंद विहार में, जबकि दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगवा रही है। करीब 20 करोड़ की लागत से बनने वाला ये स्मॉग टावर 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। देश के अंदर पहली बार स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर इस कनॉट प्लेस में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया है। अगर ये पहला पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इस तरह के स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर और जगहों पर भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में 10 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। स्मॉग टावर का ये प्रोजेक्ट आईआईटी मुंबई, टाटा कंसल्टेंसी और डीपीसीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। हवा साफ करने वाली ये महामशीन 1 सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकेगी। अपने चारों तरफ का 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो ये कवर करेगा और 20.5 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हो रहा स्मॉग टावर है। देश का पहला स्मॉग टावर जो कि कनॉट प्लेस में लगाया गया है। अब देखना ये है कि जब ये शुरुआत होती है, क्योंकि ये यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया जा रहा है और एयर प्यूरिफाई करके ये अपने 1 किलोमीटर के आसपास के घनत्व को जो है वो साफ करेगा। लेकिन देखना ये है कि ये जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका कितना फ़ायदा दिल्ली वालों को मिलता है, क्योंकि ये अपने आप में पहला जो स्मॉग टावर है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।